बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि पाकिस्तान के जो इंटरनल दाखिली मामलात हैं पॉलिटिकल, उन पे हम बात करें, कुछ अफ़गानिस्तान में डेवलपमेंट है और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस खित्ते की। अफ़गान तालिबान से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो जो हुकूमत बनाएंगे उस हुकूमत में तमाम धड़े शामिल होंगे। अभी उन्होंने एक आर्जी हुकूमत का ऐलान कर दिया है और इस हुकूमत में उज़्बेक भी शामिल हैं, इसमें ताजिक भी शामिल हैं और इसमें पश्तून जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में शामिल हैं। इस नई हुकूमत के अंदर मोहम्मद एहसन अखून जो हैं वो सरबराह हैं अफ़गानिस्तान के, यानी हसन अखून जो हैं वो सरबराह हैं अफ़गानिस्तान के। उनको वज़ीर आज़म का ओहदा मिला है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उनके नायब हैं और इनके अलावा वज़ीर दिफ़ा मौलवी मोहम्मद याकूब को बनाया गया है। सिराजुद्दीन हक्कानी को वज़ीर दाखिला बनाया गया है। मुल्ला हदायतुल्लाह वज़ीर माहौलियात हैं। मुल्ला खैरुल्लाह वज़ीर इत्तलात हैं। मुल्ला अमीर खान मुत्तकी वज़ीर ख़ारजा हैं। शेख नूरुल्लाह मुनीर सरप्रस्त वज़ारत मुआरिफ या इसको तालीम की वज़ारत कहते हैं और कारी दीन मोहम्मद वज़ीर इक़्तिसादी उमूर हैं। इस तरह मुख्तलिफ जो काबीना के अरकान हैं उनका ऐलान किया गया है। ये लगभग 33 अरकान हैं जो काबीना के अंदर इस वक्त शामिल हैं। मुल्ला हैबतुल्लाह जो तालिबान के अमीर हैं इस वक्त, वो सरप्रस्त रहेंगे और वो निगरानी करेंगे इस सारे हुकूमती इक़दामात की। ये तालिबान जिनको शामिल किया गया है या उनके इत्तहादी जिनको शामिल किया गया है इस हुकूमत में, इनमें ज़्यादा लोग वो हैं जो गुज़िश्ता 30 साल से कम वो वाबस्ता हैं तालिबान की तहरीक के साथ। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का नाम आ रहा था पहले वज़ीर इत्तलात के लिए, लेकिन उनको नायब वज़ीर इत्तलात मुकर्रर किया गया है। कई वजारतों के नायब मौजूद हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर ख़वातीन में से किसी खातून को अभी तक ओहदा नहीं मिला और ख़वातीन की वजारत का भी ऐलान नहीं किया गया। बहबूद आबादी की वजारत हो गई, ख़वातीन की वजारत हो गई, खेलों की वजारत या दीगर वजारतें, अभी तक उनकी अनाउंसमेंट नहीं की गई है। उनके जो ऐलानात होंगे उनसे पता चलेगा कि और ये किन लोगों को शामिल करते हैं और किस तरह के लोगों को अपनी हुकूमत में शामिल करते हैं। आज ये हुकूमत बन गई है, बाकायदा इसके लिए एक तकरीब होगी और उस तकरीब में जो इतलात पहले आ रही थी उनके मुताबिक 6 मुल्कों को दावत दी गई है तालिबान की जानिब से, यानी पाकिस्तान को, ईरान को, चीन को और रूस को, तुर्की को और कतर को। ये वो 6 मुल्क हैं, बड़े मुल्क 6 जिनको दावत दी गई है अफ़गानिस्तान में कि वो जब नई काबीना हलफ उठा रही हो या ये ज़िम्मेदारियां संभाल रहे हों तो जो तकरीब है उस तकरीब में शिरकत के लिए ये ममालिक जाएँ। रशिया ने कहा कि अगर तमाम सियासी ग्रोहों और नस्ली ग्रुप जितने भी हैं उन तमाम लोगों को अगर शामिल करता है मौजूदा इत्तेहाद अपनी हुकूमत में, तो फिर ज़रूर रशिया आएगा, तस्लीम भी करेगा और तकरीब के अंदर शिरकत भी करेगा। चाइना ने भी आज मुलाकात की है तालिबान के साथ। पाकिस्तान के DGI से ये भी होकर आए हैं और भारत से अभी तक धुआं उठ रहे हैं, बहुत तकलीफ़ में है वो। उन्होंने बल्कि कल वीडियो गेम चला दी भारतीयों ने। एक वीडियो गेम है आर्मा 3 गालिबन उसका नाम है गेम का। वो वीडियो गेम जो है वो उन्होंने अपने TV चैनल पे चला दी, रिपब्लिक TV पे, जिस पे अर्नब गोस्वामी भी आता है और इस तरह के लोग भी आते हैं। तो ये वीडियो गेम चला के वो बताते रहे कि जनाब ये पाकिस्तानी तैयारे आ रहे हैं, ये जंग हो रही है, ये लड़ाई चल रही है और ये जो मनाज़िर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वीडियो गेम है, बच्चे खेलते हैं ये। तो ये किसी बच्चे ने वीडियो खेली गेम और उसकी रिकॉर्डिंग कर ली और रिकॉर्डिंग करके इंडियंस को दिखाई, तो उनको इतना ही बेचारों को पता है जंग के बारे में। वो वीडियो गेम्स में या बॉलीवुड में ही जंग लड़ते हैं, ज़मीन पे तो उनसे लड़ी नहीं जाती। जब ज़मीन पे या हवा में लड़ने के लिए आते हैं तो तैयारे छोड़ के जाते हैं। उन्होंने ये दिखाया। फिर एक अमरीकी तैयारा पुराना कोई गिरा हुआ था, उस तैयारे की तस्वीर उठाई और उठा के कहा ये पाकिस्तानी तैयारा गिर गया है। 2018 के वाक़े को कल का वाक़या बताया। तो भारतीय मीडिया में तो सेक और धुआं जो है वहाँ से अभी तक उठ रहा है और वो इस तकलीफ़ को महसूस कर रहे हैं। बहरहाल अभी दुनिया का रिएक्शन आना बाकी है कि तालिबान ने जो हुकूमत कायम की है इसके बारे में दुनिया क्या कहती है। हम यहीं से बातचीत का आगाज़ कर लेते हैं। और चीज़ उन्होंने कही तालिबान ने क्लियर दी। उन्होंने कहा सारी दुनिया से ताल्लुकात रखेंगे, सबको तस्लीम करेंगे, सबके साथ बातचीत करेंगे, सिर्फ इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। ये उन्होंने क्लियरली कहा है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, कैसर अहमद शेख साहब मेंबर कौमी असम्बली PA से, सदाकत अली अब्बासी साहब मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कादिर खान मंदोखेल साहब मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से,
और जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब बतौर तज्ज़ियाकार आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। जनरल साहब, आप ही से इस कैबिनेट को आप कैसे देख रहे हैं जो तालिबान ने बनाई है अबूरी सतह पे, और क्या इसके अंदर मज़ीद धड़े भी शामिल होंगे और ये क्या काबिल कबूल हो जाएगी दुनिया के लिए? जनरल साहब, आप जरा अपना म्यूट खत्म कर दें ऑडियो में से ताकि आपकी आवाज़ आ सके। जी जनरल साहब सुन रहे हैं तो हमारे सवाल का जवाब दीजिए कि क्या ये दुनिया के लिए काबिल कबूल होगा, वो तस्लीम कर पाएंगे? जी जनरल साहब की आवाज़ नहीं आ रही। सदाकत अली भाई साहब, आपकी हुकूमत कैसे देख रही है हुकूमत सादी को? भारत तो इल्ज़ाम लगा रहा है पाकिस्तान पे, एक पाकिस्तानी जनरल गए हैं, उन्होंने जाकर उनको लिस्ट दी और वो लिस्ट अनाउंस हो गई है। भारत तो ये इल्ज़ाम लगाता है। इमरान साहब बहुत शुक्रिया। इमरान साहब, पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है शुरू से ही। एक तो अगर खुदा न खास्ता जंग होती है तो हम किसी फरीक का साथ नहीं देंगे। दूसरा, पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि ये इसमें सियासी इस्तेहकाम आए और खुदा न खास्ता खून रेजी या किसी तरह का केओस ना आए, बिकॉज अगर वो आता है तो पाकिस्तान सबसे बड़ा उससे मुतासर होगा। पाकिस्तान चाहता है कि ये अमन और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है इसको हम खित्ते के जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उससे जोड़ें, और पाकिस्तान को आगे रास्ते चाहिए मिडल जो आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ तक। लिहाजा हमें एक मुस्तहकम अफ़गानिस्तान चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की बड़ी वाज़ेह पॉलिसी थी कि इनकी हुकूमत किसकी होगी, कौन बनाएगा, वो ज़ाहिर अफ़गानिस्तान के लोगों का ये हक़ है और पाकिस्तान उनके अमन की जितनी कोशिशों में उनको सपोर्ट करेगा। हाँ, ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए कैसी होगी जब तालिबान ये कह देते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरहद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, जो इससे पहले होती रही। तो और उसके बाद इंडिया का रिएक्शन देके हमें ये लगता है कि ये कुछ पाकिस्तान के लिए बहुत ठीक हो रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वहाँ वावेला मचा हुआ है और हर चीज़ को वो नेगेटिव करके दिखा रहे हैं, उससे हालात से लगता है कि इंशाअल्लाह अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी भी आएगी और पाकिस्तान के लिए जो रिसेंट माजी में जो ये अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हुई, रॉ ने अपनी वहाँ पे कार्रवाइयाँ की और पाकिस्तान में बहुत सारे दहशतगर्दी के हमले हुए। हमें ये सुकून है कि इंशाअल्लाह हालात इधर जा रहे हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और पाकिस्तान नहीं। लेकिन ये गवादर और मस्तूम में जो अटैक हुए हैं, आपके वज़ीर दाखिला ने कहा कि गवादर और मस्तूम में जो अटैक हुए हैं ये लोग डिटेक्ट हो गए हैं, हमने इनको पता कर लिया कौन लोग हैं, और ये भी अफगानिस्तान से आए थे। देखें, अफगानिस्तान में ज़ाहिर है इतना ज़्यादा एक वैक्यूम है पावर का, और जब ट्रांजिशन होती है इमरान तो बहुत सारे दरमियान में प्लेयर्स आ जाते हैं। जब हुकूमतें बदलती हैं, खुदा न खास्ता इस तरह का हालात कभी किसी मुल्क में ना आए तो बहुत बड़ा एक वैक्यूम आ जाता है, बहुत बड़ा आपको पता है एक अनरेस्ट आ जाती है। तो कोई भी प्लेयर हो सकता है, लेकिन हमें पाकिस्तान का कंसर्न एक ही था कि टीटीपी माजी में पाकिस्तान में उसने बहुत ज़्यादा खून खराबे में उसका रोल था और वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती थी और भारत और एनडीएस उसमें बड़ा वाज़ेह था, और पाकिस्तान के पास बहुत सारे ज़ाहिर शवाहिद भी हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त दुनिया की मजबूत तरीन फ़ौज और एक बड़ी मौसर इंटेलिजेंस इदारा हमारा ISI का है, जो जिसकी सुप्रीमेसी को दुनिया मानती है। तो उस सारे हालात के मुताबिक अगर अफ़गानिस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो जो ये इस तरह के वाक़यात हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या कोई ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स को भी काउंटर करने का फ़ायदा मतलब मदद मिलेगी। और अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम और अफ़गानिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के लिए इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान इस खित्ते में बदअमनी का सबसे बड़ा सफ़र रहा है और हम चाहते हैं कि ये अब ये ख़त्म हो और दुनिया ये खित्ता तरक्की करे। जी जनरल साहब। इमरान, दो चीज़ें हैं। एक तो जो भी हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि और इंक्लूसिव होनी चाहिए हुकूमत, हमारी डेफिनेशन और तालिबान की डेफिनेशन इंक्लूसिव में फ़र्क हो सकता है। तालिबान के लिए वो इंक्लूसिव होगी जो लोग उनके साथ शामिल रहे हैं जद्दोजहद में, वो उन लोगों को शायद अपने साथ शामिल करना नहीं चाहेंगे जो उनकी जद्दोजहद में शामिल नहीं रहे लेकिन अब क्लेमेंट बन के आ गए हैं। नंबर दो, तमाम ममालिक जो इनके खित्ते में है, जिनके स्टेक्स हैं अफगानिस्तान में, उन सब की कोशिश ये होगी कि उनके पसंदीदा लोग हुकूमत में आए ताकि उनकी जो
इंटरेस्ट है उनको लुक आफ्टर किया जा सके। लेकिन तालिबान के इश्यूज डिफरेंट हैं। तालिबान का और अफगानिस्तान के इश्यूज वक्त ये है कि नंबर एक, गवर्नमेंट इन प्लेस हो, गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले सिचुएशन को और गवर्नेंस होती हुई नजर आए। क्योंकि इसके चैलेंजेस देखिए, जाते जाते अमेरिका बहुत कुछ तबाह कर गया है, इदारे हैं नहीं है इनके काम करने के लिए, जो इनके ब्यूरोक्रेसी थी या जो भी ब्रेन्स थे, वो 40 से 45 हजार अफगान को तो वैसे ही वो निकाल कर ले गया है। तो तालिबान के चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े हैं और ऊपर से प्रेशर क्या डाला जा रहा है कि जी आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना। भाई वो ख्वान है, 20 साल तक जद्दोजहद में लगे रहे हैं, 20 साल अमेरिका इतनी बड़ी फौज रख के वो तो कुछ कर नहीं सका। अब इनको कुछ टाइम तो दें कि ये कुछ करके अपने आप को स्टेबल करें, स्टेबल करने के बाद आगे चलें। जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, मुझे इसमें कभी कोई शक नहीं कि तालिबान बना लेंगे। इनकी खासियत यह है कि ये बैठकर बातचीत करेंगे, बातचीत लंबी हो सकती है लेकिन नतीजा निकाल लेते हैं। ये लोग पंशेर का इंतजार कर रहे थे, उसकी पंशेर भी मारी गई है। तो अब मेरा ख्याल तालिबान सुई से अपनी हुकूमती बनाने, इसको स्टेबल करने और इसको अपनी रिट कायम करने में टाइम लगेगा। वो चीज जो है वो हमें कभी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। वो टाइम तो उनको मिलना चाहिए। अमेरिका 20 साल में वहां काबू नहीं कर सका और दर्जनों मुल्क काबू नहीं कर सका। करज़ई कभी भी पूरे अफगानिस्तान पे इक़्तिदार हासिल नहीं कर सका। गनी कभी भी पूरे अफगानिस्तान पे इक़्तिदार हासिल नहीं कर सका। और अगर तालिबान ये क्लेम कर रहे हैं उनको 20 साल मिले हैं तो इनको भी 2-4 साल मिलने चाहिए। लेट्स सी वो कहाँ तक पहुँचते हैं, कितने मामला को रिजॉल्व कर सकते हैं। ये बात आपकी ठीक है, मुतालबा भी ठीक है। अब यही चीज़ अगर मैं आपके सामने रखूँ कैसर अहमद शेख साहब, तो जो हमसाये में होने वाली तब्दीली है उस पर आपकी पार्टी इसको खैर मकदम करती है या आपकी पार्टी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात रखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान रियाज साहब, आप बड़े ही एक्सटेंसिव और अच्छे टॉपिक को सही वक्त पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तब्दीली है जिसको गेम चेंजर कहा जा सकता है। हमारे बिल्कुल नेबर में, हमारे इमीडिएट पड़ोस में ये तब्दीली आई है। और इससे देखिए जो कुछ हो रहा था, इंडिया ने वहाँ पे अपना कंट्रोल करके हमारे कई उन्होंने कौंसल खाने बनाए थे हमारे बॉर्डर्स पे। और जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा था और जो कुछ वो तखरीबी कार्रवाइयाँ कर रहे थे, उन सब पे ओंस पड़ गई है और उनके ख्यालात से ये वाज़े तौर पे पता लग रहा है। हमारी पार्टी बिल्कुल देखिए ये चाहती है, पहले हम तो यही चाहते हैं कि वहाँ पे मुख्तलिफ नस्लों के लोग आएँ, वहाँ पे वो गुड गवर्नेंस करें और हम उनकी कामयाबी के दुआगो है हमारी पार्टी। और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये रोल प्ले किया है, वो ये मुश्तरका तौर पे सब इसको एग्री करते हैं। इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कि मैं समझता हूँ कि ISI के हमारे जनरल फैज़ हमीद वहाँ गए हैं और वो भी उन गवर्नमेंट के बनाने में वो जो भी कुछ मदद हो सकती है या जो कोई मशवरा हो सकता है या हमारी जो एम्बेसी के साथ जो तावन किया जा सकता है, इन हालात में देखिए अगर उन्होंने 6 मुल्कों को बुलाया है तो हमें, मैं समझता हूँ, ज़रूर जाना चाहिए वहाँ, क्योंकि इस वक्त वो बड़ी शदीद ज़रूरत है अफ़गानिस्तान को गुड गवर्नेंस की, मामलात को कंट्रोल करने की और अपने नेबर से अच्छे तल्लुकात रखने की। उन्होंने जो एक यकीन दहानी कराई है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी पार्टी के लिए भी, हमारे मुल्क के लिए भी, कि उन्होंने कहा है कि हमारी सरजमीन किसी दहशतगर्दी के लिए या किसी मुल्क के दूसरे मुल्क के मामलात में इंटरफियर नहीं करेगी। मैं ये महसूस करता हूँ कि अभी तक तालिबान ने जिस तरह का रोल प्ले किया है वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं। अभी तक देखिए ना, उन्होंने पहले दिन से ही कहा कि सबके लिए अमन है, आइए और बैठिए और मिल के बात करें। तो ये 20 साल या इवन मैं समझता 40 साल से अफ़गानिस्तान में अंदरूनी खलफशार हो रहा है और बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। ये कोई वक्त तो लगना है, मैं नहीं कहता कि कुछ दिनों में ये मामला बेहतर हो जाएगा, लेकिन इब्तदाई जो मामलात सामने आ रहे हैं, जो अफेयर्स हैं, उन्होंने कहा है कि हम किसी मुल्क से भी इंटरवियर नहीं करेंगे और झगड़ा मोल लेना नहीं चाहते। वो अपना मुल्क है, लेकिन हमारा क्योंकि इमीडिएट नेबर है हमारे मामलात का, और वो एक लैंड लॉक कंट्री है जिसकी पोर्ट पाकिस्तान से है। तमाम उनकी जो रूट्स होते हैं उनकी ट्रेड का, उनकी इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का, वो थ्रू पाकिस्तान है। पाकिस्तान तो एक किस्म का बहुत ही अहमियत रखता है उनके लिए। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान से ज़रा सा भी इख्तलाफ करे, और पाकिस्तान भी चाहेगा कि हमारे हमसाये मुल्क में
लॉ एंड ऑर्डर हो, अच्छी गवर्नेंस हो, वहाँ में बेहतरी आए, मईशत वहाँ के तरक्की करे। हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए उनकी मईशत की बेहतरी के लिए, उनकी गवर्नेंस के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। मैं ये समझता हूँ जो कुछ पाकिस्तान से हो सके पाकिस्तान को करना चाहिए और इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। लेकिन एक बात वाज़े तौर पर इमरान, मैं हमेशा पहले भी आपके प्रोग्रामों में कहता रहा कि अगर जॉइंट सेशन हो तो तकरीबन तमाम पार्टीज इस मामले पे सपोर्ट करेगी और उससे हुकूमत स्ट्रेंथन होगी, हुकूमत को ज़्यादा क़ुव्वत मिलेगी। जो भी हुकूमत की पॉलिसी है, जो कि मैं समझता हूँ कि राइट डायरेक्शन में है और बड़ी स्मार्ट मूव है हमारी कि हम जब वहाँ पहुँचे हैं और हमने उनको कहा है, हमारे जनरल फैज़ हमीद ISI चीफ जो हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से जो इमदाद हो सकती है, उन्होंने मीटिंग्स भी की हैं और वो चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क में बेहतरी, लड़ाई ख़त्म हो, उनको डेवलपमेंट हो और उनके हालात बेहतर हो। तो मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पे तो इतना ही कमेंट हो सकते हैं। हमें देखना चाहिए कि आगे किस तरह की डेवलपमेंट होती है। अल्लाह करे कि वेट एंड सी की पॉलिसी अमेरिका ने भी यही कहा है, वो कम से कम हो। और अमेरिका भी यही कह रहा है कि मुस्तकबिल करीब में तो कुछ तालिबान को तस्लीम करने का चाहिए है। बरतानिया भी यही कहता है, लेकिन सारे मुल्क इस बात पे एग्री करते हैं कि तालिबान के साथ एंगेजमेंट की जाए, उनके साथ राब्ता ज़रूर रखा जाए। कई मुल्क पाकिस्तान के ज़रिए से राब्ता रख रहे हैं, कई मुल्क बराह रास्त राब्ता कर रहे हैं। अब कादिर मंदो खेल साहब, हम इन लोगों को जानते नहीं हैं जो इक़्तिदार में आए हैं, जिनको वजारतें मिली हैं, यानी चंद एक नामों को छोड़कर बाकी नामों के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तो राय कायम करने में थोड़ा टाइम लगेगा, पता चलेगा ये लोग कौन है। लेकिन ये पता है कि इस वक्त जो अफगानिस्तान के सरबराह बने हैं वजीर आजम, उनका नाम अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट में है साहब। जी मंदो खेल साहब, आवाज़ आ रही है? जी, बीच में आवाज़ कट गई है। देखिए, मेरे ख़्याल में हम सारी चीज़ें लूज़ कर रहे हैं। जब इतनी बड़ी तब्दीली इस ख़ित्ते में आने लगी है और उसके ऊपर पाकिस्तान ने सलामती कमेटी का जो एक इजलास बुलाया था, जिसमें चारों वज़ीर आला मौजूद थे और सारी पार्टी के पार्लिमानी लीडरान मौजूद थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के सरबराहान मौजूद थे और वज़ीर आज़म साहब मौजूद नहीं थे। तो हमारा सीरियसनेस का तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा ले कि हम कितने सीरियस हैं। और मज़ीद अल्लाह न करे, मुझे तो अब ये ख़दशा होने लगा है कि जिस तरह CPEC को हमने पसे पुश डाल के और जिस तरह पाकिस्तान से ज़्यादा या पाकिस्तान के बाद जो पहली मरतबा आसिफ अली जरदारी साहब ने चाइना के 9 दौरे करके ये सारी चीज़ें CPEC को इस्टेब्लिश कराए और सारी चीज़ें अरेंज कराए, मेरे ख़्याल में इसको ज़ाया करने जा रही मौजूदा हुकूमत। उसकी दूसरी वजह मैं आपको बता दूं कि चाइना ने बड़े पैमाने पे ईरान में भी इन्वेस्टमेंट की है। अब अगर मज़ीद ये सरसो, मुझे ख़दशा है, अल्लाह करे मैं गलत साबित हो जाऊँ, मुझे ख़दशा है कि पाकिस्तान की या पाकिस्तान की हुकूमत की अगर यही बेरुखी रही है चाइना के साथ, तो ऐसा ना हो कि वो चाइना जो है ना वो अपना जो प्रोजेक्ट है वो अफ़गानिस्तान ईरान के ज़रिए वहाँ पे ले जाए। कादिर मंदो खेल साहब, तब्दीली आई। कादिर मंदो खेल साहब, जोग्राफिया के बारे में आपका नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, आप मेंबर कौमी असम्बली हैं। आपको मैं सिर्फ इतना बता दूं कि वो जो बदख्शां और दखान का जो ज़िला है ना, जहाँ से वो रास्ता गुजरता है, जहाँ से आपको लगता है कि वो नीचे आएंगे और अफ़गानिस्तान में दाखिल हो जाएंगे, सर मैं उसके करीब एक पहाड़ है, मैंने वहाँ जाने की कोशिश की थी 15,000 फुट की बुलंदी पे। सर उधर आप सांस नहीं ले पाते और वो जो रास्ते हैं वो उससे भी ज़्यादा ऊंचे और ख़तरनाक हैं, सारे ग्लेशियर्स हैं और इंतहाई ख़राब रास्ते हैं, पूरा साल बंद रहते हैं। सर चाइना वहाँ से कैसे जाएगा? देखिए बात ये होता ना, मैं तो पहले ही कहता हूँ अल्लाह न करे ऐसा, अल्लाह करे मेरी बातें गलत साबित हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इससे पहले जो शेख साहब फरमाते थे, जिस तरह अमेरिका ने कठपुतली हुकूमत अफ़गानिस्तान में बनाई थी, और क्योंकि मेरे जो आबाई इलाका है वो बिल्कुल बॉर्डर पे हम लोग, ठीक है, ट्राइबल एरिया की बॉर्डर पे हमें ये पता है, हमारे बुज़ुर्ग आज भी अफ़गानिस्तान को खुरासान कहते हैं।
और ये एक जो एक इस्लामी तौर पे भी है कि ये खुरासान से भी एक तब्दीली और यहाँ से एक सिलसिला जारी है, जो भी उलमा ज़्यादा जानते हैं उसको। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैं इनको खदोखाल जानता हूँ इनका, क्योंकि बॉर्डर के उस तरफ भी ज़बान एक है, इस तरफ भी ज़बान है, उस तरफ मज़हब, इस तरफ मज़हब, उस तरफ लिबास, इस तरफ लिबास। हमने पिछले अदवार में भी अफ़गानिस्तान के साथ वो ताल्लुकात इस्तेवार नहीं किए। गो कि इंडिया हमारे दुश्मन मुल्क ने वहाँ पे सफारत खाने बनाए, वहाँ पे बाकायदा इन्वेस्टमेंट किए है, वहाँ उसने बाकायदा खरबों रुपए के इन्वेस्टमेंट किए है। गो के हमारी खुशकिस्मती है कि उनकी वो इन्वेस्टमेंट ज़ाय चली गई। आज जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कादर मंदोखेल साहब एक सेकंड कादर मंदोखेल साहब एक सेकंड एक सवाल बड़ास निकाल कादर मंदोखेल साहब एक सवाल मैं ये करूँ अशरफ गनी के साथ अशरफ गनी के साथ अगर सर सवाल है ना भी काम करने चाहिए सर, हामिद करज़ई और अशरफ गनी के साथ अगर पाकिस्तान ताल्लुकात नहीं बना पाया तो इसमें बदनीयती पाकिस्तान की रही या उन कठपुतली हुकूमतों की जिनको नेटो ने और भारत ने मिलकर बनाया था, अशरफ गनी और हामिद करज़ई? ब्रेक के बाद बात करते हैं, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नादरीन। अभी कादर मंदोखेल साहब का थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम था, लेकिन वो कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ पे बात कर रहे थे। जनरल साहब, क्या ये पॉसिबिलिटीज़ या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान, और एक सवाल मैंने उठाया था कि क्या अशरफ गनी और हामिद करज़ई के साथ अच्छे ताल्लुकात ना देने का गुनाह हमारे सर है कि हम नहीं उनसे बना पाए अच्छे ताल्लुकात? देखिए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान से ज़्यादा तो किसी मुल्क ने कोशिश नहीं की कि उनके साथ ताल्लुकात ऐसे हो जाएं कि उसमें हम बातचीत भी कर सके और मामलात को हल की तरफ लेके जा सके। लेकिन बदकिस्मती ये है कि दोनों जो हुकूमतें थी सो कॉल्ड अफगानिस्तान में, उनके एजेंडास डिफरेंट थे। सर, हमने तो इतनी कोशिश की है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने मफरूर होने के बावजूद उनका बंदा बुला के बरतानिया में मुलाकात की है कि कुछ कसर रह ना जाए। हमने तो हर कोशिश करके देखी है। जी, वो उन्होंने तो जो करज़ई साहब थे उनको अपने बड़ा खास नुमाइंदा बना के भेजा था करज़ई साहब से मिलने के लिए, और जब बातचीत हुई तो वो किसी को पता नहीं था क्या बात हुई है। बाद में खैर उसकी ऑडियोज आती रही तो बड़ी तकलीफदेह बात थी। मैं एक बात कर रहा हूँ, देखिए ओवरऑल सिनेरियो हमें देखना चाहिए कि अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका और भारत, और अमेरिका की बड़ी कोशिश थी कि भारत को वहां पे इस कदर मजबूत कर दिया जाए, और भारत के जो है वहां पे फुटप्रिंट्स है वो आज से नहीं है। पाकिस्तान बनने से पहले भी, पाकिस्तान बनने के बाद भी भारत का वहां पे काफी असर सुरुख रहा है वहां के ऊपर। देखिए हिंदू कुश भी तो वहीं पे है ना। फिर जो भी इस खत्ते में आए बरसगीर में क्रॉस करके माउंटेन्स को, वो सारे इस इलाके से आए ना सारे जी। तो भारत के साथ तो कांटेक्ट वैसे भी था, अब भी है उसका। दूसरा जो बंदोखेल साहब की जो बात है, देखिए सीपैक का एक बड़ा जो चीज हमें समझने की जरूरत है, सीपैक इस सारे बेल्ट रोड इनिशिएटिव का महवर है ये, वो हमें बात समझनी। ईरान में बिल्कुल सही कारण है, चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और चाइना ईरान पहुंचा भी है, सेंट्रल रिपब्लिक के थ्रू अपनी ट्रेन चला के पहुंचा भी है वहां पे, और 14 दिन लगे उनको जाने में, 14-15 दिन वापस आने लगेंगे। लेकिन वो सब कुछ जो भी कर लें, जो पाकिस्तान की हैसियत है वो कोई और नहीं ले सकता यहाँ पर, जोग्राफियाई तौर पर भी वैसे भी। तीसरी बात देखिए, जो हमारा इश्यूज क्या है, हमारा इशू ये है कि अफगानिस्तान सेटल हो इंटरनेशनली। जिस तरीके से अफगानिस्तान को छोड़ के गए हैं, उनकी कोशिश ये है कि अफगानिस्तान की सेटलमेंट ऐसे ना हो जाए कि ये खिता ही पूरा सेटल हो के, जिसका जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है, जिसमें बेल्ट रोड इनिशिएटिव और बाकी जितने इनिशिएटिव्स हैं, वो सारे एक्चुअलाइज होना शुरू हो जाए, तो इस खिते की तो ही बदल जाएगी ना सारी। आप देख लीजिए, इसमें जब आप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से थोड़ा सा ऊपर जाएं और इसकी तरफ जाएं तो आपको वहां पे कैस्पियन सी है, उसके ऊपर हमारे मीडिया में कोई बात भी नहीं हुई। रूस से 3 साल पहले, 3 या 4 साल पहले एक माहिदा करके जो उसकी लिटरल स्टेट थी, सबके साथ उन्होंने एक तय कर लिया। वो क्रीमिया के साथ फाइनली उन्होंने वहां पे जाके उनका वो हुआ, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हुआ था, और अमेरिका को बहुत तकलीफ थी कैस्पियन सी में। जी, अब जैसे ये सेटल होगा तो जो कैस्पियन सी के रिसोर्सेज है गिर, वो तो कहा जाता है कि एक अंदाजे के मुताबिक सऊदी अरेबिया से कई गुना ज्यादा है। हाँ। आप देखिए, वो हाइड्रोकार्बन रिजर्व अगर मार्केट में आना शुरू हो जाए और इस खिते में जो भी मसाइल हैं वो हल होना शुरू हो जाए,
सीपैक के साथ, बेल्ट रोड इनिशिएटिव के साथ, ना सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि यूरोप तक लिंक होना शुरू हो जाए, तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड का जो इन्फ्लुएंस है इस खत्म वो तो खत्म हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि पाकिस्तान को लार्जर कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल रखा उन्होंने। पाकिस्तान से कभी उन्होंने बात सही तरीके से की नहीं, चाहे वो करजई साहब हो, चाहे वो अशरफ गनी साहब हो। वो पाकिस्तान से तो सब कुछ मांग रहे थे, पाकिस्तान को कुछ देने को तैयार नहीं था। पाकिस्तान ने उनको जब लिस्टें दी, यहाँ तक ऑफर की पाकिस्तान ने ब्रिगेड भेजिए, जी हम जी उसको इक्विप भी करेंगे, ट्रेन भी करेंगे। पाकिस्तान ने खेल साहब अपना पॉइंट आप मुकम्मल कर दें, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने ये आप लोगों को जब पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रीफिंग दी थी मिलिट्री ने, तब भी ये बात सामने आई थी कि जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान ने उनको ये कहा था कि हम आपको अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर्स देते हैं, वो निशानदेही करेंगे कि वो कौन से ऐसे दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान में अटैक करते रहे हैं। आप अपनी इंटेलिजेंस हमारे साथ शेयर करें, हम आपकी मौजूदगी में यहां कार्रवाई करेंगे पाकिस्तान में। इस लेवल तक पाकिस्तान गया उनके साथ, लेकिन वो अगली मीटिंग का कह के और भाग जाते थे, वो बात ही नहीं सुनते थे दोबारा पाकिस्तान की। ये आपके दौर में भी होता रहा, यही चीज जो है वो नवाज शरीफ के दौर में भी होती रही और यही चीज अब भी हो रही थी। तो कादिर मंदोखेल साहब, करजई और जो गनी है, इन दोनों की नीयत में ही कोई प्रॉब्लम था? देखिए, मुझे मिलिट्री का या इंटेलिजेंस का इसका प्रोसीजर का मुझे नहीं पता। मैं तो आपको जो सिविल हुकूमत है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर का या काबीना का, उसने सफारती तौर पे क्या काम किया है मैं वो बात कर रहा हूँ। मैं तो ये बात नहीं कर रहा हूँ कि मिलिट्री की बेस पे क्या हुआ। यकीनन पाकिस्तान ने उसको रोका, यकीनन पाकिस्तान ने जो ना रशिया को रोका, यकीनन पाकिस्तान नहीं, ये पॉलिटिकल है सर, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स ने उनको, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने उनको ये ऑफर की और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन के अंदर ये चीजें हुई जो मैंने आपसे अर्ज किया। मेरी बात आप दो पार्ट पे कर रहे हो, दो पार्ट में नहीं, मैं एक पार्ट की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं मिलिट्री के इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कर रहा हूँ जो सिविलियन हुकूमत है उसकी बात करूँ। करज़ई भी तो एक कठपुतली बिठा के रखा था ना अमेरिका ने। मैं उस लेवल पे हमने सफारती तौर पे हमने उसको उस तरह डैमेज नहीं किया है जो हमें करता रहा हमेशा। ये अभी अशरफ गनी को देख ले, वो हमेशा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा, हमने उसका ऐसी जवाब नहीं दिए। चलो गुजर के, मैं उस पर बात नहीं जा रहा हूँ। अभी मौजूदा हुकूमत की मैं ये बात कर रहा हूँ, जो मौजूदा हुकूमत जिस तरह बेसब्री से ये बयानात दे रहे हैं, मैं कहता हूँ ये बयानात ये कब्ल अज़ वक्त है। देखिए, बरतानिया रब्ता कर भी रहे तालिबान से और कहते हैं हम अभी उसको मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका रब्ता कर भी रहे, मदद भी मांग रहे और कहते हैं हम उसे मानने को अभी तैयार नहीं है। तो हमें भी थोड़ा सा उस चीज़ को दुनिया के साथ चलना चाहिए कि जो नहीं, तो क्या पाकिस्तान ने कहा है कि हम मान रहे हैं? ऐसा नहीं हो कि ये फिर हम तनान रहे। जब मैं वो बात कर रहा हूँ, क्या पाकिस्तान ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया कि हमें, देखें ये तो जर्मनी भी कह रहा है, ये तो बरतानिया भी कह रहा है, ये अक़वाम मुत्तहिदा भी कह रहा है, सब कह रहे हैं कि तालिबान को अंगेज करो, उनको अकेला मत छोड़ो अफगानियों को। यही बात पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान दुनिया के उन तमाम मुल्कों में शामिल है जिन्होंने अभी तक तालिबान को तस्लीम करने की हामी नहीं भरी। पाकिस्तान ने कोई हामी नहीं भरी सर तस्लीम करने की। नहीं, मैं वो बात कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि आप उसी तरह रवैया रखो जो बरतानिया और अमेरिका कर रहा है। वो उसको तस्लीम नहीं करे, वो कह हम इसको देखेंगे। और सर हम वैसे क्यों ना रखें जैसे रूस और चीन कर रहा है। हम अगर आप वज़ीर-ए-आज़म से आपके बयानात अगर पढ़ ले, मैं एक आपको कोट करके बता सकता हूँ। वो बयानात बिल्कुल मैं कहता हूँ एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, बिल्कुल कहता हूँ कि कबल अज़ वक्त है, बल्कि 2 स्टेप आगे करके दे रहे। क्या जरूरत है आपको ये सारी बयानात देने की? सर बयान बताएं ना कौन सा? कि ठीक है, अफगानिस्तान में कठपुतली हुकूमत थी और कठपुतली हुकूमत थी। अब जो मौजूदा हुकूमत आ गई है उसकी जो सूरत हाल है या जो महाजरीन है, यकीनन पाकिस्तान ने इसको एक्सेस दी है, यकीनन पाकिस्तान ने उसके दिए। मैं वो बात पे करना भी नहीं चाह रहा हूँ जो इमरान खान साहब कहते थे कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। अमेरिका को अड्डे क्या नहीं देने थे? वो तो सारे इस्लामाबाद के होटल जो ना अमेरिकन फौजी और वो चले गए सर, वो 24 घंटे के लिए आए थे, चले गए सर। आगे बढ़े, सियासी बातों में नहीं करना चाह रहा हूँ मैं। मंदोखेल साहब अखबार पढ़े, वो चले गए, जाना पड़ेगी यकीनन। मुझे वो तो अखबार भी पुराना हो गया, उसमें रोटियां बिक गई हैं के साथ जिसमें लिखा हुआ था ये। इमरान मुझे मौका अफगानिस्तान की हुकूमत ने शुरू से पाकिस्तान को जी ठीक है, चलें सदाकत भाई साहब आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। उस वक्त भी नहीं किया है, मैं उसके सदाकत भाई साहब आपकी हुकूमत हमारे खिलाफ तालिबान को तस्लीम करने जा रही है आपकी हुकूमत। अब्बासी साहब फैसला कर लिया, क्या बात करवा रहे हैं? ऊट पटांग की बात है, ना सर ना पैर इनकी बातों का। सिर्फ जरदारी साहब ने ये किया, जरदारी साहब ने वो किया, मुझसे क्या सुनेंगे ये नहीं। पूरी दुनिया इस वक्त
उनकी ये एक पाकिस्तान यानी अफगानिस्तान में अमन के लिए जो रोल प्ले कर रहा है, मैं यहां बोल नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, लेकिन ये जो क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, ना इनका सारा है ना पैर है। अमेरिका को रास्ता देने के लिए, निकलने के लिए रास्ता देने को जो हम इंटरनेशनल लॉज हैं उनको मतलब फुलफिल कर रहे हैं, हमारी कमिटमेंट है, एक जिम्मेदार रियासत है। इनखला को हमने निकलने को सपोर्ट किया और वो यहाँ से उनको एवैक्यूएशन दिया। इनको समझ ही नहीं आ रही कि दुनिया के इंटरनेशनल लॉज क्या हैं। हम ही उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं कि जनाब वो अमेरिका को हमने अड्डे नहीं देने थे तो अमेरिका को हमने रास्ता दे दिया। वो भाई अड्डे नहीं देने थे अमेरिका को अफगानिस्तान में अटैक करने के लिए, अड्डे इसलिए नहीं देने थे कि वो निकलते हुए हमने उनको कोई वीजा नहीं देना था। ये तो पता नहीं क्या मतलब बेतुकी बातें कर रहे हैं। अल्लाह का फजल है कि ये नहीं, आप तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ स्टेटमेंट है आपका? मैं इमरान अगर पूरी बात कर लूं, इन्हें क्या, मैंने इनकी बात सुनी है, इन्होंने कोई चले वो जानना चाहते हैं कि क्या आप अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को अभी तस्लीम करने का फैसला कर चुके हैं? 4 मरतबा दोहराई अपनी, आप डंके की बात करें ना, बच्चों वाली बातें अपनी बारी पे बोले, मेहरबानी करें, जवाब करें। अब आप बात करें, आप बात करें ना, आपने पूछा बता दो, आपकी वज़ीर-ए-आज़म को बयान मैं आपको दोहराना शुरू कर दूंगा। आप मेहरबानी करें, आप एंकर ना बने, उसके बयान दिए। अच्छा चले आप सदाकत वादी साहब, मैंने आपकी बात, सदाकत भाई साहब जो बात मैं पूछ रहा हूं बता दें प्लीज। इनकी बात मैंने सुनी है जी, ठीक है। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह के क्रिटिकल मोमेंट पे इस तरह की बातें करनी बड़ी बड़ी मतलब इस वक्त या इंडिया ऐसी बातें कर रहा है या मैंने मंदोखेल साहब की बातें सुनी है। देखें पाकिस्तान इस तरह ये जो आपने मुझे इंडिया से मिला दी है, खुद अपना शजरा तो देख ले कि आपका शजरा कहां से होता हुआ आ रहा है। खुदा का नाम ले यार, क्या आपका शजरा होता है, जरा अपनी लीडर का भी देख लेना। इनको मेरा ख्याल है इंडिया से मिला, इनको बिठाएं दोबारा फिरदौस आशिक अवान के साथ, हम देशद्रोह के खिलाफ भी खड़े थे, अपनी बारी पे बोलते हैं। अच्छा बारी बात कर रहे हैं, मंदोखेल साहब जब आप बात कर रहे थे तो आपकी बात सुन रहे थे, कमेंट तुम क्या आपकी बात सुन रही थी, आप भी सुन लें। जेल जा नहीं सका तुम्हारे लीडर, तुम क्या बातें करोगे हमारे सामने? ओ यार जेल तो कहा भी नहीं गए थे, सांस ले रहे कुछ नहीं होता। आगे बढ़े। जो कहता था कि आप ड्रोन हमले कर ही जाओ, मैं मुजम्मत कर जाऊंगा, उस जरदारी को हीरो बना के पेश कर रही है। ये तो कहा था, ये कहा था बात करने तो यार मुझे सर, ये कहा था झूठ है, उन्होंने नहीं कहा था सर, ये तो विकीलीक्स के तरह खुदा का नाम ले सर, झूठ कैसे है? झूठ हर चीज जो आपके खिलाफ झूठ है सर। उन्होंने कहा था, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने कहा था, माइक बंद करें सर माइक में स्पीकर छोड़िए सर, यहाँ जमहूरियत है, एक बात सुने, ये स्टेटमेंट नहीं सर, ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने कहा था, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने कहा था कि आप ड्रोन हमले करते रहे, हम मजम्मत करते रहेंगे। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने कहा था, बिल्कुल कहा था, ये ऑन रिकॉर्ड है सर। ये बिल्कुल मैं उसकी तरदीद मजम्मत करते हैं सर आप पीपल्स पार्टी की। सर ये आपके देखें कादर मंदोखेल साहब, ये आपके जिम्मे नहीं जा सकता, ये बयान आपके जिम्मे इसलिए नहीं है कि उस वक्त आप पीपल्स पार्टी में थे ही नहीं, तो ये आपके खाते में थोड़ी पड़ता है, ये तो उनके खाते में पड़ता है जो उस वक्त थे। जी झूठ है, पता नहीं ये सफेद। अच्छा चले यार, चलो मौका देना बाकियों को बात कर देंगे। अफगानिस्तान में अमन आ रहा है जी, इमरान ये क्या बात, इनकी सारी मैंने ऊट पटांग। अच्छा चले बात करें, उनके इलाके में लाइट ही चली है, इस वक्त खुश है, इस वक्त खुश है कि अफगानिस्तान किसी ऐसी गवर्नमेंट की तरफ जाए जो ऑल इंक्लूसिव हो और पाकिस्तान दुनिया को कन्विंस करे कि हम अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी को सपोर्ट करें। ये मेरी अभी हुकूमत ने फैसला नहीं किया कि उन्होंने इसको किस तरह रोल प्ले करना है, लेकिन पाकिस्तान और जो आपने 6 मुल्कों का नाम लिया जिसके मौजूदा जो सेटअप अफगानिस्तान में आया उनसे ताल्लुकात बेहतर हैं, लिहाजा हम कोशिश करें कि अफगानिस्तान में अमन को और अफगानिस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट को हम सपोर्ट करें। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तानी कोई आइसोलेशन में अकेले कोई फैसला नहीं करेगी, अगर कोई फैसला होगा तो वो जितने फ्रेंडली ममालिक हैं जो उसमें असर डाल सकते हैं, जो मौजूदा जो सेटअप है उसके साथ जिनके ताल्लुकात अच्छे को करेंगे। मैं ये कहता हूं कि इस मौके पे हमें ऐसी कोई बेढंगी बात नहीं करनी चाहिए। जी क्या कह रहे हैं शेख साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? अब जी मैं ये कह रहा हूं कि देखिए चाइना के साथ जैसे जो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक तल्लुकात हैं, हमारे जरीना तल्लुकात हैं, मैं खुद चाइना 50-60 बार बिजनेस पे गया हूँ। पाकिस्तान और चाइना आयरन ब्रदर हैं और बड़ा ही खसूसी तल्लुकात हैं, इसलिए हमारे तल्लुकात को तो कोई दरार नहीं पड़ सकती। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अमेरिका क्योंकि चाइना के साथ खुल्लम खुल्ला
उनकी इकोनॉमिक जो है आपस में कंपटीशन हो गया है और इंडिया ने उनको साथ दिया। इंडिया अमेरिका क्योंकि उन्होंने कठपुतली हुकूमत अफगानिस्तान में बनाई थी और वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे ताकि वो हमारे इलाकों में भी मुदाखलत करते रहे इंडियन। तो अभी सूरत हाल ये है कि चाइना खुद गए हैं, मुल्ला बिरादरान वहाँ पे ब्रदर गए हैं चाइना और उनसे भी तावन मांगा है उन्होंने। और चाइना, रशिया, तुर्की, ये जो 6 ममालिक आपने ईरान और कतर की बात की, इन सब को मिलके अफगानिस्तान को आगे बढ़ाना है। हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा है अगर पिछले कोई जब से पाकिस्तान बना ना, अफगानिस्तान का रास्ता ही नहीं खुले हमारे सेंट्रल एशिया के। पहले तो सेंट्रल एशिया रशिया का हिस्सा था और हमारे रशिया से तल्लुकात अच्छे नहीं थे, हमारी ट्रेड नहीं खुल सकी। हमारा बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है अफगानिस्तान के रस्तों में, जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है ना हम दोनों मुल्कों की, वो इन रस्तों के थ्रू गुजरती है। और मैं ये समझता हूँ कि इन रस्तों के जो इंडिया को भी ज़रूरत है कि वो सेंट्रल एशिया तक अपना बिजनेस बढ़ा सके, उसके लिए हमें प्रेशर डालना है कि कश्मीर में सेटल करें। ये बहुत बड़ी हमारे पास एक पॉइंट है, ये अपॉर्चुनिटी है, मौका के मामला को सेटल नहीं होता। हम इंडिया को शेख साहब ब्रेक के बाद बात करते हैं। शेख साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात आप छेड़ रहे हैं, अगर मौका दें तो ब्रेक के बाद से शुरू करें। एक ब्रेक लेना नाज़रीन अभी लेनी है, वापस आते हैं बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। जी कैसर अहमद शेख साहब आप बात मुकम्मल कीजिए, क्योंकि आप इस मामले को लेकर जा रहे थे कि जो मामला रिजॉल्व होने वाला रह गया इस खित्ते में वो अब कश्मीर है, तो फोकस ऑटोमेटिकली वहां जाएगा। इसको एक प्रेशर में कन्वर्ट किया जा सकता है। हाउ सर, कैसे? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि चाइना का जो सी पैक है वो ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग की हुकूमत में भी हमारे ऊपर सऊदी अरेबिया से बड़ा प्रेशर था कि हम अपनी अफवाज को भेजें वहाँ यमन के लिए, लेकिन हमारी पार्लियामेंट ने और हमारी हुकूमत ने फैसला किया। ईरान भी हमारा दोस्त मुल्क है। ईरान इस वक्त हमारे साथ बड़ी करीबी तल्लुकात बन रहे हैं और ये खित्ते में ये एक नया खित्ता मोरज़े वजूद में आ रहा है जिसके इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं। पहले ही RCD में पाकिस्तान, ईरान और तुर्की इकट्ठे रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सी पैक का भी चाइना को तब ज़्यादा फ़ायदा है जब अफगानिस्तान और ईरान भी उनके इस मुंसलिक हो और ये पूरा खित्ते के राहदारी खुल रही है। और इंडिया क्योंकि जब तक कश्मीर को सेटल नहीं करता, हमारे साथ मामलात को तय नहीं करता जो कि उन लोगों के लिए है, उनके लोगों के मफाद, जो कि वो लोग चाहते हैं कश्मीर जिस तरह कश्मीरी चाहते हैं, तो इंडिया की बहुत बड़ी उसको नुकसान होगा, ट्रेड का भी, इकोनॉमिक मैटर्स का भी। इंडिया इसीलिए पछता रहा है। इसको एक प्रेशर में कन्वर्ट किया जा सकता है और ये घबराहट इसीलिए है भारत की। बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि देखिए उन्होंने वो ज्यादती कर रहे हैं, इंडिया जो ज्यादती कर रहे हैं वहाँ के लोगों के, कश्मीरियों से, जो उनके हकूक पे डाका डाल रहा है, वो तमाम ही ममालिक, चाइना से भी उनकी अनबन है, आपको पता है कि नहीं बन रही, ये रशिया से भी अब वो तल्लुकात उनके नहीं रहे, ईरान से भी पाकिस्तान के भी बड़े अच्छे तल्लुकात हो गए और अफगानिस्तान जो खित्ता है वो भी अपनी डेवलपमेंट के लिए वो चाहेगा कि इस पूरे खित्ते में वो अपने साथ रहे, उसकी राहदारी। उसके बाद और क्या है, उसके बाद इंडस्ट्री तो नहीं है, उसके बाद तो ट्रेड है। और ये इतनी बड़ी रास्ता है जो कि कराची और पोर्ट कासम और गवादर पोर्ट से शुरू होकर जो तमाम दुनिया की ट्रेड है, और चाइना की जो सी पैक है वो इस रीजन से बिल्कुल गेम चेंजर है। और मैं सराहता हूँ हमारी आर्म फोर्सेस को और तमाम हुकूमतों को, चाहे वो मुस्लिम लीग की हुकूमत हो चाहे मौजूदा हुकूमत हो। ये अफगानिस्तान की पॉलिसी है, ये अभी तक हमारी बड़ी कामयाब पॉलिसी है। हमने यही चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान का खित्ता डेवलप हो और कश्मीर का मसला लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल हो। मैं एक हुकूमत का नहीं है मामला, ये रियासत का मामला है, जारी है। और ये हमारे मुश्तरका मफादात, हमारी पूरी कौम के ये बेहतरी की बात है और मफादात की बात है। मैं समझता हूँ अभी तक के जो मामलात है, अल्लाह करे वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, क्योंकि यही सबसे बड़ा कंसर्न है, अल्लाह ना करे। जी यही सबसे बड़ा कंसर्न है। एग्जैक्टली। मैं जनरल साहब एक चीज़ आपसे देखें, अब अपोजिशन पार्टी है, इसके बावजूद उन्होंने कहा कि ये हमारी पॉलिसी है और ये स्टेट की पॉलिसी है और ये ठीक पॉलिसी है, इस पर हम मुबारकबाद पेश करते हैं। ये जो हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, ये फ्यूचर में हमें भारत के मुकाबले में भी एक कदम आगे लेकर जाएगा कश्मीर के मामले को रिजॉल्व करने के लिए। और ये चीज़ें जो हैं, जो लोग इकोनॉमिक्स को समझते हैं, जोग्राफिया को समझते हैं, उनको भी होती हुई नजर आ रही हैं और भारत की बुखलाहट इसीलिए है। जनरल साहब, मंजरनामा क्या बन सकता है अगर हालात इसी तरह फेवरेबल रहें तो?
देखिए, दो तीन चीजें तो बड़ी वाज़ेह हो जाएंगी। नंबर एक, आप देखिए कि भारत की सिवाय 71 तक जो उसके सोवियत यूनियन के साथ ताल्लुकात थे नैम नॉन अलाइड मूवमेंट की वजह से, उसके बाद से हमेशा रहा है। अफगानिस्तान में जब जद्दोजहद जारी थी सोवियत यूनियन के खिलाफ तो भारत उनके साथ था। अब जब तालिबान पूरे जोर से अमेरिका के इस खिते में आने के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे थे, अमेरिका बोले बैठे हुए थे, अब भारत लटका हुआ है बीच में। अगर ये जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं और जो प्रोजेक्शन है इस खिते को ये डेवलप होना शुरू हो जाता है तो नंबर एक जो इकोनॉमी है इस सारे खिते की पूरी दुनिया से बढ़ जाएगी, साइंस में भी और ओवरऑल डेवलपमेंट में। नंबर दो, पाकिस्तान की जो पिवटल रोल है ये पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है अपने फायदे के लिए। पिवटल रोल न सिर्फ ये कि ग्वादर की वजह से है, अदरवाइज ऑल्सो। और उसको शेख साहब बड़ी अच्छी बात की कि हम इसका अपने जो ये हमारे पास एक लेवरेज है जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम भारत को मजबूर करने के लिए क्या है, बात करें कश्मीरियों के साथ, उनके मसाइल हल करें, उनको उनका हक खुदरादियत मिलना चाहिए, ये भी एक उससे हो सकता है। और भारत इस आइसोलेशन के शिकार है। इस वक्त जरूरत ये है कि पाकिस्तान, हमारी तमाम सियासी पार्टियां, मुझे किसी में कोई शक नहीं है कि ये सब वतन अपने अपने तरीके से सब पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। मिलकर अगर ये जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, इस वक्त मौका ये है कि भारत का जो प्रेशर है इसको बढ़ाया डाउन है। मुल्क के अंदर मसाइल बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, और भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को खुदा न खास्ता तकसीम और दर तकसीम करने की कोशिश की है, भारत में भी इसके जरासीम नहीं, अब तो बाकायदा वो बुटियां नजर आना शुरू हो गई हैं। ये तो भारत को भी खतरात है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत सुनहरी मौका है, इन सब को इस्तेमाल करें अपने एडवांटेज के लिए, अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, और कश्मीर का जो एक नासूर है इसको हल करने के लिए। क्योंकि सारी चीज को अगर कोई तबाह कर सकता है तो ये कश्मीर को तबाह कर सकता है। और ये वो चीज है कि जिस भारत इस्तेमाल कर सकता है। तीन मुल्क खड़े हैं, चाइना, पाकिस्तान, भारत, और तीनों के दरमियान इख्तलाफ की एक जड़ है कश्मीर। और यही रीजन है जो सबसे ज्यादा मुतनाज़ा इलाका बना हुआ है या सबसे मुतनाज़ा मामला बना हुआ है दुनिया में। यही शायद एक मसला रह गया है जो हल तलब है, और एक फलस्तीन का मसला। और अफगानियों ने भी कश्मीर की सपोर्ट किया, तालिबान ने भी कहा है कि कश्मीर के मसाइल का हल निकलना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए वो तो उनका तो नेचुरल है, उनका तो नेचुरल है। हमारा दुरानी ने तो जो अफगानिस्तान में जो खान की बात कर रहे थे कादिर साहब भी, दुरानी ने बाकायदा कश्मीर में हुकूमत भी की, लिंकेज है उनके। वो खान जिसकी आप बात कर रहे थे, कभी आप देखे थे जाता किधर है वो? अफगान के लिए भी नेशनल है उनके साथ ताल्लुकात की बात करने के लिए। और सबसे बड़ा देखिए इशू ये है कि आज का दिन और आज से 20-30 साल 40 साल पहले के जो हालात थे बड़े मुख्तलिफ ये हैं। रूस और चीन, हम उसको ज्यादा गौर नहीं कर रहे, उनके ताल्लुकात है आपस में, उसकी न्याय बहुत डिफरेंट हो चुकी हुई है। बिल्कुल, वो इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट है, कोऑपरेट भी कर रहे हैं, और इंटरनेशनल अफेयर्स में जहां उनको मौका मिल रहा है वो मिल के आगे बढ़ रहे हैं। ये वो मौका है जिस खिते में मगरबी दुनिया का जो इजारादारी है उसको बहुत कमजोर कर सकता है। ये जब वो कमजोर होगा तो फिर पाकिस्तान के लिए और अपॉर्चुनिटीज और बढ़ेंगी। इसलिए ठीक है, मेरे पास 2 मिनट है, दोनों मेहमानों से 1-1 मिनट की गुजारिश है, सिर्फ बात कर ले। थोड़ा सा अगर मुझे एक फिक्रा कहने दें सर, प्लीज आप बोल रहे। मैं एक फिक्रा कहना चाहता हूं कि मैं इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप है उसका कन्वीनर हूं। मैं आपको साउथ कोरिया की बात कर सकता हूं कि साउथ कोरिया भी अब चाह रहा है कि पाकिस्तान के खित्ते में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। मैं आपको लेटेस्ट बात कर रहा हूं जो मेरी उनके सफ़ीर के थ्रू बात हुई, उनके एम्बेसडर ने, उन्होंने कहा कि हमने पॉलिसी रखी है कि अभी पाकिस्तान में हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपनी इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ पे टेक्नोलॉजी वी हैव अपॉर्चुनिटी, थोड़ा उनको अवेल करने की बात है, अवेल करने की बात है। कादर मंदोखेल साहब, वॉइस ऑफ अमेरिका ने एक रिपोर्ट लिखी है और उस रिपोर्ट में उन्होंने तस्लीम किया कि पाकिस्तान के साथ क्योंकि अफगानिस्तान से ज्यादतियां होती रही हमेशा, इसलिए पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि एक स्टेबल अफगानिस्तान हो और उस स्टेबल अफगानिस्तान के फायदे पाकिस्तान को, सेंट्रल एशिया को और पूरे खित्ते को मिलें। और उसके लिए पाकिस्तान ये जोर डालेगा दुनिया पे कि वो तालिबान के साथ वर्किंग रिलेशन बनाए। सर
यकीनन ये स्टेबल अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के लिए बेहतर है, और बल्कि कश्मीर की आज़ादी के लिए जो है एक ज़बरदस्त हमें एक सपोर्ट मिलेगा। लेकिन थोड़ी सी सीरियस आप हो जाए, और ख़ास तौर अब्बासी साहब से, कि आप ये क्यों भूल रहे हो कि इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट CPEC प्रोजेक्ट जो चाइना और पाकिस्तान के बीच में बन गया, क्या इसमें इंडिया चाहेगा, क्या इसमें अमेरिका चाहेगा? आपको ये पता होना चाहिए कि जब अमेरिका और कठपुतली अफ़गान हुकूमत और इंडिया ने ईरान के साथ मिलके चाबार और बंदर अब्बास, पोर्ट अब्बास, उस तरह से जो प्रोजेक्ट शुरू किए CPEC के मुकाबले में, आज भी अमेरिका नहीं चाहेगा। मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, अमेरिका नहीं चाहेगा कि ये प्रोग्राम चले। हमें नहीं, आप ये चाह रहे हैं कि अमेरिका होना चाहिए, हमें जो अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान हमें एक तरफ रख के हम एक मजबूत होना चाहिए, एक स्टेबल अफगानिस्तान, कश्मीर की आजादी। अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो गया, लेकिन एक चीज समझ, कादर मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान से CPEC गुजरे, लेकिन क्या वो ये चाहता है कि ईरान से गुजरे? ये चीज ऐसे नहीं होगी सर। ये यहाँ का फैसला अब यहाँ पे होगा। अमेरिकन चले गए, किस्सा माजी हो गया ऑलमोस्ट, और अब उनका वो इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफ़िज़।